नमस्कार, मैं हूँ एस आर गोखले। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारतीय न्याय संहिता 2023 का अध्यायवार अध्ययन। इस वीडियो में खास तौर पर अध्याय 1 और अध्याय 2 को मैंने कवर किया है। जैसा कि आप सभी को पता है, 1 जुलाई 2024 से संपूर्ण भारत में नए विधान लागू कर दिए गए हैं और इसी परिप्रेक्ष्य में मैंने BNS 2023 और BNSS का भी तुलनात्मक अध्ययन अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया है। यदि आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए देर न करते हुए प्रारंभ करते हैं और बढ़ते हैं अध्याय नंबर 1 की ओर, जिसमें कुल 3 धाराएं हैं, धारा 1, 2 और 3। तो धारा 1 में जैसा कि यहाँ पर संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना दिया गया है। धारा 2 में परिभाषाएं दी गई है। धारा 3 में साधारण स्पष्टीकरण दिए गए हैं। तो ये धारा अध्याय 1 में केवल यहाँ पर 3 धाराएं हैं, जिसको हमने यहाँ पर देख लिया। इसको विस्तार से पढ़ने की हमें आवश्यकता नहीं है। अब बात करते हैं अध्याय 2 के बारे में। अध्याय 2 की एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि इसमें धारा 4 से लेकर 13 तक दी गई है और यह विशेष तौर पर इसलिए है क्योंकि इसमें दंड के विषय में ही विशेषकर प्रावधान दिए गए हैं। तो धारा 4 यहाँ पर जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, धारा 4 में दंड का प्रावधान है। धारा 5 में दंडादेश का लघुकरण दिया गया है। धारा 6 के अनुसार दंडावधियों की भिन्ने किस प्रकार होगी, यानी कि जो कारावास की सजा मजिस्ट्रेट द्वारा सुनाई जाती है उसकी अवधि कितनी होगी, किस प्रकार की होगी। धारा 7 में कारावास का प्रकार दिया गया है, यानी कि जो भी मजिस्ट्रेट कारावास की सजा सुनाता है किसी आरोपी को, तो उसका कारावास जेल में किस प्रकार का होगा, यानी कि सश्रम या फिर कठोर कारावास या फिर सादा कारावास, इस प्रकार का आपने कभी सुना होगा। धारा 8 में जुर्माना रकम अदा करने में यदि व्यतिक्रम होता है, यदि कोई आरोपी जुर्माना भरने में असमर्थ हो जाता है, जैसे किसी मामले में मजिस्ट्रेट जुर्माना सहित कारावास की सजा भी सुनाते हैं, तो कारावास की सजा तो ठीक है, लेकिन अगर जुर्माना भरने में वो व्यतिक्रम करता है या फिर असमर्थ हो जाता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है, ये धारा 8 में दिया गया है। अनेक अपराधों के लिए दंड की अवधि किस प्रकार की होगी, धारा 9 में दिया गया है। धारा 10 के अनुसार अनेक अपराधों में से किसी एक का दोषी होने पर दंड का प्रावधान दिया गया है। धारा 11 में एकांत परिरोध, धारा 12 में एकांत परिरोध की अवधि क्या होगी, इसका उल्लेख किया गया है। धारा 13 में पूर्व दोष सिद्ध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। तो साथियों, धारा अध्याय के ये जो महत्वपूर्ण धाराएं हैं, इनको हम विस्तार से समझते हैं और सबसे पहले बात करते हैं धारा 4 के बारे में। धारा 4 में कुल 6 प्रकार की सजाओं का उल्लेख किया गया है, यानी कि दंड का उल्लेख किया गया है। इसमें सबसे पहले है मृत्युदंड, उसके बाद है आजीवन कारावास, उसके बाद कारावास जो कि सादा या कठिन हो सकता है, उसके बाद उसकी संपत्ति को जब्त करना, यह भी एक सजा का अंतर्गत आता है। इसके अलावा जुर्माना उस पर आरोपित किया जा सकता है, जुर्माने का दंड भी यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और अंत में नए विधानों में नई सजा यहाँ पर जोड़ी गई है, सामुदायिक सेवा। तो ये 6ठी प्रकार की सजा का उल्लेख यहाँ पर किया गया है। धारा 4 च जिसको बोलते हैं, 4(1) भी बोलते हैं। तो इस प्रकार BNS के अध्याय 2 की धारा 4 में कुल 6 प्रकार के दंड का उल्लेख किया गया है। धारा 5 के अनुसार दंडादेश का लघुकरण समुचित सरकार द्वारा किया जाएगा, इसका उल्लेख किया गया है। तो समुचित सरकार से क्या तात्पर्य है, इसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। संघ की कार्यपालिका के क्षेत्र से संबंधित मामलों के लिए केंद्र सरकार को यह शक्ति है कि वह दंड का लघुकरण कर सकती है। उसी प्रकार राज्य की कार्यपालिका के क्षेत्र से संबंधित यदि कोई मामले हैं तो उसमें राज्य सरकार को यह शक्ति है कि वह दंडादेश को लघुकृत कर सकती है। यह प्रावधान धारा 5 में दिया गया है। धारा 6 के अनुसार दंड की अवधियों की भिन्न, यानी कि जो दंड किसी आरोपी को दिया जाएगा उसकी अवधि किस प्रकार की होगी। जैसा कि आपने कई बार सुना होगा, मजिस्ट्रेट किसी आरोपी को 3 साल, 5 साल, 7 साल, 10 साल, 14 या 20 साल की सजा से दंडित करता है। तो इनकी अवधियां यहाँ पर दी गई है, 3, 5, 7, 10, 14 या 20। तो इसी प्रकार धारा 6 में एक यहाँ पर विशेष यह प्रावधान किया गया है कि जब तक अन्यथा उपबंधित ना हो, आजीवन कारावास की सजा को 20 साल के कारावास के समतुल्य ही समझा जाएगा। ऐसा स्पष्टीकरण या ऐसा उल्लेख इस
अध्याय की यानी कि अध्याय 2 की धारा 6 में यहाँ पर दिया गया है। धारा 7 के अनुसार कारावास का जो प्रकार है उसके बारे में दिया गया है, वह किस तरह का होगा, यानी कि जैसे आपने सुना होगा कोई भी कारावास कठिन या सादा हो सकता है। मजिस्ट्रेट अपनी सजा जब भी आरोपी को सुनाएंगे तो उसमें यह स्पष्ट उल्लेख करेंगे। प्रत्येक मामलों में न्यायालय यह निर्दिष्ट करेगा कि कारावास, संपूर्ण कारावास जो कि कठिन होगा या उस कारावास का कुछ भाग कठिन होगा और शेष भाग सादा होगा, इसका उल्लेख सजा देते समय या सजा सुनाते समय मजिस्ट्रेट करेंगे। धारा 8 के अनुसार जुर्माना अदा करने में यदि व्यतिक्रम होता है, कोई आरोपी यदि जुर्माने से दंडित किया गया है और वह जुर्माना भरने में यदि असमर्थ हो जाता है तो उसके लिए यहाँ पर सजा का प्रावधान धारा 8 में दिया गया है। तो इसका उल्लेख हम यहाँ पर विश्लेषण क्या है उसको हम पढ़ लेते हैं। यदि आरोपी कारावास सहित जुर्माने की सजा से दंडित किया गया हो और वह जुर्माना देने में असमर्थ होता है तो उसे उस कारावास का 1/4 भाग अतिरिक्त कारावास भोगना पड़ेगा। यानी कि मान लो उदाहरण के तौर पर किसी व्यक्ति को 4 साल का कारावास और 5,000 रुपये जुर्माने के दंड से दंडित किया गया है, तो 4 साल का कारावास तो वो स्वीकार कर लेता है, किंतु 5,000 रुपये जो जुर्माना है भरने में व्यतिक्रम करता है या असमर्थ हो जाता है। तो इसके लिए जो कारावास 4 साल का है उसका 1/4 यानी कि 1 साल अतिरिक्त उसको कारावास की सजा भोगना पड़ेगी। 4 साल के साथ 1 साल और जोड़कर उसे कुल 5 साल की सजा भोगनी पड़ेगी, ये यहाँ पर उल्लेख किया गया है। यदि आरोपी को केवल जुर्माने की सजा से दंडित किया गया हो और वह जुर्माना देने में असमर्थ होता है तो उसे अमुक अवधि का सादा कारावास भोगना पड़ेगा, यहाँ पर यह उल्लेख किया गया है। तो केवल जुर्माने वाले मामले में कारावास की यदि सजा सुनाई जाती है तो वह सादा होगा, कठिन नहीं होगा, ये एक अच्छा इसमें प्रावधान किया गया है। इसके कुछ महत्वपूर्ण दृष्टांत है उसको भी हम समझ लेते हैं जो कि आसानी से आपको समझ में आएंगे। क को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए पे अर्थदंड की सजा दी जाती है। क जुर्माना भरने में असमर्थ हो जाता है जिससे न्यायालय द्वारा क को 4 माह की अवधि का कारावास से दंडित किया जाता है। तो यह केवल जुर्माने वाले मामले में था कि 1,000 रुपये का जुर्माना है और वह भरने में असमर्थ हो जाता है तो उसके लिए 4 माह की जो सजा यानी कारावास के रूप में है, 4 माह का कारावास की सजा से उसे दंडित किया जाता है। अब इसमें जो आगे प्रावधान जो किए गए हैं उसको भी हमें बारीकी से समझना होगा कि यदि कारावास की अवधि के दौरान ही वह 1,000 रुपये का जो जुर्माना है उसकी कुछ राशि यदि भरने में सक्षम हो जाता है तो उस पर आगे क्या असर आएगा वो हम देखते हैं। क 1 माह की अवधि पूर्ण होने से पहले जुर्माने का 750 रुपये चुका देता है तो क 1 माह की अवधि पूर्ण होने पर कारावास से उन्मुक्त हो जाएगा। एक ऐसा यहाँ पर प्रावधान किया गया है, यदि 1,000 रुपये का जुर्माना था जो वो भरने में असमर्थ हो गया था और जब उसे 4 माह की अवधि का कारावास से दंडित किया गया है, उसके बाद यदि वह आरोपी 1,000 रुपये में से कुछ राशि यानी कि 750 रुपये 1 महीने की अवधि के अंदर यदि वो जमा कर देता है तो वह 1 माह का कारावास पूर्ण होने पर तुरंत उन्मुक्त हो जाएगा, उसकी सजा समाप्त हो जाएगी। ऐसा यहाँ पर प्रावधान किया गया है। यदि यह 750 रुपये 1 माह अवधि पूर्ण होने के बाद यदि जमा करता है तो वो जब भी जमा करेगा 1 माह से ऊपर के जितने भी दिन हो रहे हैं उसके बाद यानी कि 1.5 माह में भी कर सकता है या फिर 2 माह पूर्ण होने से पहले भी यदि कर सकता है, तो भी जिस समय वो 750 रुपये भरने के लिए सहमत हो जाएगा या भर देगा, 750 रुपये राशि अदा कर देगा तो वह उसी समय अपने कारावास से उन्मुक्त हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर प्रावधान किया गया है। क 2 माह की अवधि पूर्ण होने से पहले जुर्माने का 500 रुपये चुका देता है तो 2 माह की अवधि पूर्ण होने पर क कारावास से उन्मुक्त हो जाएगा और यदि 2 माह की अवधि होने पर या उसके बाद किसी भी समय यदि 500 रुपये चुका देता है तो क तत्काल उन्मुक्त हो जाएगा। ऐसा यहाँ पर प्रावधान
किया गया है। तो ये जो जुर्माने से संबंधित थी धारा 8 बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसमें किस प्रकार यहाँ पर सजा का प्रावधान किया गया है उसको हमने समझा। धारा 9 के अनुसार अनेक अपराधों के लिए दंड की अवधि के बारे में यहाँ पर दिया गया है, तो इसको भी हम दृष्टांत के माध्यम से समझेंगे जो कि हमें काफी आसानी से समझ में आएगा। क य पर लाठी से 50 प्रहार करता है। संपूर्ण मारपीट के दौरान क के किसी एक प्रहार से य को उपहति हो जाती है तो क ने य को उपहति कारित करने का अपराध किया है। यदि क को प्रत्येक प्रहार के लिए दंडित किया जाता है, जो कि मान लो उदाहरण के तौर पर प्रत्येक प्रहार प्रहार के लिए 1 वर्ष का कारावास है, तो जब उसने 50 प्रहार किए हैं तो उसे 50 वर्ष का कारावास देना होता। लेकिन विधि में यहाँ पर इस प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है। उसके संपूर्ण अपराध के लिए यानी कि जो 50 प्रहार किए हैं उसके लिए सिर्फ एक ही दंड जो है जो निर्धारित है वही उसको दिया जाएगा, 50 नहीं दिए जाएंगे। अब यहाँ पर एक अगला जो दृष्टांत है उसको हम समझ लेते हैं कि यदि जब क य को पीट रहा हो और म बीच बचाव के लिए हस्तक्षेप करता है, उस मामले में क म के ऊपर भी प्रहार कर देता है, तो इस कंडीशन में क ने जो य को उपहति कारित की है उसके लिए जो अलग दंड रहेगा और क ने म को उपहति कारित की है उसके लिए उसका अलग दंड रहेगा। ये प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो बहुत अच्छा यहाँ पर दृष्टांत हमने दोनों समझे और आशा करता हूँ आपको समझ आए होंगे। धारा 10 के अनुसार अनेक अपराधों में से एक का दोषी होने पर सजा का प्रावधान क्या है, इसको हम समझ लेते हैं। प्रत्येक मामले में जिसमें यह निर्णय दिया जाता है कि कोई व्यक्ति उस निर्णय में निर्दिष्ट अपराधों में से किसी एक का दोषी है, लेकिन यह संदेह है कि विशेष रूप से किस अपराध का वह दोषी है, तो इस कंडीशन में उस व्यक्ति को उन अपराधों के लिए दंड में से उस दंड से दंडनीय किया जाएगा जिसमें कम से कम सजा का उपबंध किया गया हो। तो ये जो धारा 10 है यहाँ पर इस प्रकार का प्रावधान करती है। धारा 11 के अनुसार एकांत परिरोध यहाँ पर दिया गया है। जब किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध ठहराया जाता है तो न्यायालय उस कारावास के किसी भाग में से किसी अवधि के लिए दोष सिद्ध व्यक्ति को एकांत परिरोध में रखे जाने का आदेश भी दे सकता है। तो एकांत परिरोध की भी अवधि यहाँ पर दी गई है, उसको भी हम समझ लेते हैं। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक नहीं है तो उस कंडीशन में एकांत परिरोध की अवधि 1 माह से अधिक नहीं होगी। यदि कारावास की अवधि 6 माह से अधिक है किंतु 1 वर्ष से कम है तो इस कंडीशन में एकांत परिरोध की अवधि 2 माह से कम नहीं होगी। यदि कारावास की अवधि 1 वर्ष से अधिक है तो एकांत परिरोध की जो अवधि है वह 3 माह से अधिक नहीं होगी। ये यहाँ पर विशेष प्रावधान किया गया है। अब धारा 12 के अनुसार एकांत परिरोध की अवधि यहाँ पर यह स्पष्ट रूप से यहाँ पर दिया गया है कि एकांत परिरोध जो धारा 11 में दिया गया था उसकी अवधि का उल्लेख यानी कि वह किस प्रकार से अप्लाई की जाएगी, किस प्रकार से उसका इम्प्लीमेंटेशन होगा, उसका उल्लेख धारा 12 में किया गया है। तो एकांत परिरोध के दंडादेश के निष्पादन में ऐसा परिरोध किसी भी दशा में एक बार में 14 दिन से अधिक नहीं होगा। यानी कि जो 6 माह से 6 माह के कारावास से किसी व्यक्ति को दंडित किया गया था और उसमें ये निर्दिष्ट किया गया था कि उसके लिए उसे 1 माह का एकांत परिरोध भी रखना है। तो उस 1 माह के एकांत परिरोध में एक बार में पूरा 1 माह नहीं रखा जाएगा, उसमें से केवल 14 दिन के लिए ही रखा जाएगा और शेष जो एकांत परिरोध की अवधि है वो कुछ अंतराल के बाद में फिर पुनः एकांत परिरोध में उसको रखा जाएगा। तो इस तरह से 14-14 दिन करके उसको 1 माह का पूरा एकांत कारावास गिना जाएगा। यदि कारावास की अवधि 3 माह से अधिक है तो एकांत परिरोध की अवधि उस कंडीशन में 7 दिन से अधिक नहीं होगी और वो भी एक समय में उसके बाद जो भी उसकी जो कंडीशन रहेगी वो
शेष अवधि के बाद यानी निश्चित अंतराल के बाद फिर उस पर लागू होगी। तो धारा 12 में इस प्रकार से एकांत परिरोध की जो अवधि है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा इसका उल्लेख किया गया है। अब बात करते हैं इस अध्याय की अंतिम धारा धारा 13 के बारे में, और इसमें स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति पूर्व दोष सिद्ध है और पुनः कोई अपराध करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान क्या है उसका उल्लेख दिया गया है। जो कोई व्यक्ति भारत के किसी न्यायालय द्वारा इस संहिता के अध्याय 10 अथवा अध्याय 17 के अधीन किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराए जाने के पश्चात यदि पुनः उन अध्यायों में से कोई अपराध करता है तो उसके लिए सजा आजीवन कारावास होगी या किसी भांति के ऐसे कारावास से जो कि 10 साल से कम नहीं होगी। तो इस प्रकार से यहाँ धारा 13 में उल्लेख किया गया। यहाँ पर जो अध्याय का उल्लेख किया गया है अध्याय 10 और 17। अध्याय 10 में साजिश से संबंधित अपराध है, जैसे करेंसी नोट है, स्टाम्प वगैरह है, उसमें कूटकरण वगैरह है, इसका उल्लेख किया गया है। और अध्याय 17 में चोरी, छीना झपटी आदि इससे संबंधित अपराध जो घटित होते हैं उनकी यदि पुनरावृत्ति कोई करता है, पुनः दोषसिद्ध उसको ठहराया जाता है तो उसके लिए अधिकतम सजा का प्रावधान जो कि आजीवन कारावास है या फिर ऐसा कारावास जो जिसकी अवधि 10 वर्ष से कम नहीं होगी। तो ये यहाँ पर अध्याय 2 में जो धारा 4 से लेकर 13 तक इसका हमने बारीकी से विश्लेषण करा। आशा करता हूँ कि आपको स्पष्ट रूप से महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली होगी। इसके अगले अध्याय ही हम पूरा कवर करेंगे और हर धारा को हम बारीकी से समझेंगे, दृष्टांत के माध्यम से भी समझेंगे और किसी प्रकार का आपको संशय नहीं रहेगा। आशा करता हूँ कि यह टॉपिक आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने साथियों में इसे ज़रूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।